हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 9वां पाठ एक दीक्षांत भाषण का फुल एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ का लाइन बाय लाइन अर्थ समझाते हुए उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, उसका व्याख्या करने वाला हूं। और अगर आपको हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक के किसी भी चैप्टर के वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक दीक्षांत भाषण पाठ के जो लेखक का नाम था वो हरिशंकर परसाई था। मतलब इस पाठ की जो रचना की है वो हरिशंकर परसाई जी ने की है। तो मैं सबसे पहले आपको लेखक के बारे में पढ़ाऊंगा। यही इमेज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। पाठ्य पुस्तक में पहले लेखक के बारे में रहता है और उसके बाद पाठ रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे हरिशंकर परसाई जी, जिन्होंने इस पाठ की रचना की थी एक दीक्षांत भाषण की। इनका जो जन्म है वो 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जन्म किस जगह पे हुआ था, किस समय हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो लेखक से रिलेटेड जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो सिर्फ आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और एक बार इसके पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। तो हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म हुआ था वो 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो गांव जमानी, जिला होशंगाबाद और मध्य प्रदेश। मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के गांव जमानी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने एमए जो की थी वो हिंदी से की थी, नागपुर विश्वविद्यालय में नागपुर से। डिप्लोमा इन्होंने टीचिंग में की थी, डिप्लोमा इन टीचिंग, स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर से शिक्षक के रूप में 2 वर्षों का प्रशिक्षण। मतलब इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो इन्होंने एमए की थी हिंदी से, नागपुर विश्वविद्यालय में, जो कि नागपुर में स्थित है। इन्होंने टीचिंग में डिप्लोमा भी ली थी और स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज, मतलब स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज जो है उसमें इन्होंने जबलपुर से शिक्षक के रूप में 2 वर्षों का प्रशिक्षण भी लिया था। मतलब जो टीचर का ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग भी इन्होंने 2 वर्ष का लिया था जबलपुर से। वृत्ति का मतलब होता है हरिशंकर परसाई जी काम क्या करते थे? खंडवा में अध्यापन, मतलब खंडवा में पढ़ाने का कार्य करते थे। मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में सन 1943 से 1952 तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, मतलब वहाँ टीचिंग का कार्य किया था। सन 1953 से 1957 तक इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन किया था और सन 1957 से स्वतंत्र लेखन चालू कर दिया था। इन्होंने सबसे पहले मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में 1943 से 1952 तक सबसे पहले टीचिंग का कार्य किया था। उसके बाद 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का कार्य किया था और उसके बाद 1957 से ये स्वतंत्र लेखन, मतलब लेखन का कार्य करने लगे। उसके बाद ये लेखक बने। संपादन का तात्पर्य होता है इन्होंने किन किन चीज़ों का संपादन किया। तो 1956 से 1959 तक जबलपुर में इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। मतलब पत्रिका का जो नाम था वो वसुधा। तो आप अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1956 से 1959, मतलब केवल 3 वर्षों तक ही इन्होंने वसुधा नामक संपादन पत्रिका का संपादन किया था। इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे? साहित्यिक अवदान के लिए जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि इनको मिली थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1982 से मिला था और अनेक अन्य पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया था। ये थे इनके सम्मान। यात्रा, मतलब इन्होंने किस किस जगह पे यात्रा की थी? इन्होंने विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में 1962 में सोवियत रूस की यात्रा की थी। मतलब विश्व शांति जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में इन्होंने 1962 में सोवियत रूस की यात्रा की थी।
कृतियाँ का मतलब होता है इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। जैसे ये रचना लिखा हुआ है पगडंडियों का जमाना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पगडंडियों का जो जमाना है इसके लेखक कौन है या फिर इसके रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हरिशंकर परसाई की रचना है। तो इनकी जो कृतियाँ थी वो थी हंसते हैं रोते हैं, भूत के पाँव पीछे, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, पाखंड का अध्यात्म, सुनो भाई साधो, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी आदि, ये सभी इनकी रचनाएं थी। इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो परसाई रचनावली नाम से 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है। मतलब इनकी जितनी भी रचनाएं थी वो सभी की सभी रचनाएं राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बांग्ला अनेक भाषाएं में इनकी रचनाएं भाषांतरित हुई है। मतलब इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी वो अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बांग्ला मतलब इन 5 अलग अलग भाषाओं में भाषांतरित हुई है। मतलब कि उसका ट्रांसलेशन करके उसका अनुवाद करके अन्य भाषाओं में भी पब्लिश किया गया है इनकी जो रचनाएं थी, जो आपने इन रचनाओं को भी समझा। स्वतंत्रता उत्तर भारत के अप्रीतम व्यंग्य शिल्पी, कथाकार और पत्रकार। हरिशंकर परसाई मूलतः व्यंग्यकार हैं। कथा और पत्रकारिता सर्वत्र वे अपनी विलक्षण व्यंग्य प्रतिभा, गहरी और व्यापक रूप से प्रतिबद्ध रचना दृष्टि, सजग सउद्देश्य रचना धर्मिता आदि लेखकीय गुणों के कारण आज़ादी के बाद भारत के प्रमुख लेखक हैं। मतलब आज़ादी के बाद भारत के प्रमुख लेखक के रूप में हरिशंकर परसाई जी को जाना जाता था। और ये जो लेखकी करते थे वो व्यंग्य रूपी करते थे। व्यंग्य रूपी का मतलब होता है व्यंग्याकार ये थे, मतलब ये किसी भी चीज़ का मजाक बनाकर उसको व्यंग्य हंसी के पात्र बनाकर किसी भी चीज़ की रचना करते थे। तो ये जो आप पढ़ने वाले हैं एक दीक्षांत भाषण, ये भी एक तरह का व्यंग्य निबंध है। इसमें आप किस तरह से छात्रों का मजाक बनता है, किस तरह से हमारे समाज में हंसी के जरिए किन चीज़ों का विनाश हो रहा है और किन चीज़ों का हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसी के बारे में ये लेखक पाठ में समझाते हैं। साहित्य की समाज निष्ठा और उद्देश्य परकता के साथ ही जनप्रियता के कारण भी प्राय प्रबुद्ध लोगों के द्वारा उनकी तुलना प्रेमचंद से की जाती रही। मैंने आपको बताया था जो पूस की रात पाठ आपने पढ़ा, उनके जो लेखक थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो लोगों के द्वारा इनकी जो तुलना की गई थी वो प्रेमचंद से की गई थी। महत लोक उद्देश्यों के साथ सक्रिय होने वाली बहुमुखी व्यंग्य दृष्टि के कारण कबीर से भी की जाती है। मतलब कबीर से भी इनकी रचना की तुलना की जाती है, क्योंकि इनकी जो रचना होती थी वो बहुमुखी व्यंग्य रूपी होती थी, मतलब हंसी वाली होती थी, मजाक वाली होती थी। नागा अर्जुन और परसाई दोनों को आधुनिक कबीर कहा जाता रहा है। स्वयं नागा अर्जुन की परसाई पर लिखी गई कविता परसाई के व्यंग्यकार व्यक्तित्व पर एक दुर्लभ समग्र टिप्पणी है। ये जो नागा अर्जुन और हरिशंकर परसाई जी थे, इनको वर्तमान का कबीर कहा जाता था। जैसे पहले कबीर थे उसी तरह से वर्तमान का कबीर इन दोनों को कहा जाता था। हरिशंकर परसाई ने उत्तर सती के उत्तरोत्तर जन विरोधी होते जाते पाखंड पूर्ण सत्ताचारी राजनीतिक चरित्र को अपने आक्रामक व्यंग्य पर निशाना खासतौर से बनाया है। उन्होंने धर्म, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य, नौकरशाही, सामंती मनोवृत्ति आदि विविध क्षेत्रों के साथ ही अंधविश्वास, कुरीति, जाति व्यवस्था, अकर्मण्यता, अशिक्षा आदि नाना प्रकार के उन कुसंस्कारों पर भी विचलित करने वाले तीव्र व्यंग्य प्रहार किए हैं। नाना प्रकार का तात्पर्य ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है और नाना प्रकार का मतलब होता है हिंदी में अनेक प्रकार, मतलब विभिन्न प्रकार। तो जो हरिशंकर परसाई जी थे उन्होंने धर्म, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य, नौकरशाही और सामंती मनोवृत्ति इन विविध क्षेत्रों के साथ ही अंधविश्वास, कुरीति, जाति व्यवस्था, अकर्मण्यता और अशिक्षा इन्हीं तरह के अनेक प्रकार के कुसंस्कारों पर विचलित होने वाली जो तीव्र व्यंग्य है, उसी तीव्र व्यंग्य पर इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए प्रकाश किया है, उनका बारे में बताया है, जो हमारे सामाजिक जीवन में अवरोधक बनकर अभी भी जमे हुए हैं। परसाई महज प्रवृत्तियों पर अमृत रूप में निशाना नहीं साधते, वे उन प्रवृत्तियों के संवाहक समाज और व्यवस्था के उन ठोस चरित्रों को भी बेपर्द करते हुए सामने लाते हैं। कुछ इस तरह ही उन्हें पहचानना जो है वो कठिन नहीं रह जाता। मतलब इनकी जो रचनाएं होती थी वो इन सभी सामाजिक कुरीतियों के प्रति होती थी और वे उस पर व्यंग्य रूप में प्रहार किया करते थे। कहना न होगा कि हमारे इर्द गिर्द के सुपरिचित यथार्थ सामाजिक जीवन जगत से उठाए गए ये चरित्र एक नई रोशनी में पहचान में आ जाते हैं। इनकी सामाजिक रीतियाँ या कहीं सार्वजनिक भूमिका वास्तविक रूप में उघड़ कर सामने आ जाती है। मतलब सामाजिक रीतियाँ और सार्वजनिक भूमिका जो होती है वो इनकी रचनाओं से बिल्कुल ही वास्तविक रूप से उभड़ कर हम लोगों के सामने आ जाती है। हरिशंकर परसाई के पास एक गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, वैज्ञानिक विवेक
उत्कट यथार्थबोध और मानवीय संवेदना थी, जिसके सहारे वे अपने व्यंग्य शास्त्रों द्वारा सिर्फ बाहरी ही नहीं भीतरी लड़ाई भी लड़ते रहे। धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति आदि उनकी बाहरी लड़ाई के क्षेत्र थे। तो युगे से जमे हुए रूंधे संस्कार, अंधविश्वास, पिछड़ी सोच और मानसिकता भीतरी क्षेत्र। मतलब ये अपने व्यंग्य से सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीज़ों से, बाहरी परेशानियों से लड़ाई नहीं लड़ते थे, ये भीतरी लड़ाई भी लड़ते रहे। और बाहरी लड़ाई के बारे में बताया गया, जिस तरह से धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति ये उनके बाहरी लड़ाई के क्षेत्र थे, तो उसी तरह से ये जो संस्कार, अंधविश्वास और पिछड़ी सोच है और ऐसी मानसिकता भरी हुई भीतरी क्षेत्र है, इन भीतरी क्षेत्रों से भी इन्होंने अपने व्यंग्य के जरिए लड़ाई लड़ी थी। यहाँ जो संकलित रचना है वो परसाई रचनावली खंड 4 से ली गई है। मतलब इनकी रचनावली का नाम मैंने भी आपको बताया परसाई रचनावली है, और इस परसाई रचनावली से ही इस पाठ को लिया गया है खंड 4 से। और राजनीतिक नेताओं पर तथा उनके बहाने पर उस राजनीति पर चौतरफा व्यंग्य कर रही है, जो शिक्षा संस्कृति के साथ ही जीवन जगत के सभी व्यवहार क्षेत्रों को अपना चारागाह समझती है। मतलब शिक्षा जगत के बारे में जो राजनीति पर अलग तरह का राजनीतिक नेताओं के बहाने होते हैं, उन बहानों पर ही इन्होंने चारों तरफ से व्यंग्य किया है और इस पाठ में समझाया है। जिस तरह से शिक्षा संस्कृति के साथ ही जीवन जगत के सभी व्यवहार क्षेत्र जो होती हैं उसको वो अपना चारागाह समझती है। तो आपको याद रखना है, ये जो पाठ है एक दीक्षांत भाषण, ये परसाई रचनावली खंड 4 से ली गई है और इसमें राजनीतिक नेताओं तथा उसके बहानों पर व्यंग्य किया गया है। और इसमें जो शिक्षा संस्कृति के लोग होते हैं उनके बारे में, उसके व्यवहारों को समझाया गया कि किस तरह से आज का जो शिक्षा प्रणाली है वो बिगड़ता जा रहा है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ। हमारे पाठ का नाम है एक दीक्षांत भाषण। तो ये पाठ थोड़ा सा, इसके जो लैंग्वेज है वो आपको कम समझ में आएगा अगर आप स्वयं से पढ़िएगा तो, इसलिए मैं इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक शब्द का हिंदी अर्थ समझाते हुए चलूँगा, जैसे मैंने अन्य चैप्टर्स को पढ़ाया। तो आप सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, सिर्फ ध्यान केंद्रित करके मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में ही मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझा दूं और इससे बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। तो सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं ये चैप्टर का जो अर्थ है, इस चैप्टर के जरिए लेखक जो कहना चाहते थे वो मैं आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से घुसा दूंगा। तो इस पाठ का जो नाम है वो एक दीक्षांत भाषण है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है दीक्षांत का मतलब क्या होता है। दीक्षांत जो है वो दीक्षा जोड़ अंत से मिलकर बना है। इसका अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो दीक्षा जोड़ अंत होगा। दीक्षा उसे कहते हैं जो शिक्षा के उपरांत भाषण दिया जाता है। मतलब जैसे कि आप 12th कर रहे हैं, जैसे ही आपका 12th कंप्लीट हो जाता है तो 12th के कंप्लीट होने पर, मतलब दीक्षा के अंत पर, जिस समय आपकी शिक्षा का अंत हो जाता है उस समय जो भाषण आपको दिया जाता है, जैसे कि आप फेयरवेल पार्टी करते हैं 12th कंप्लीट होने पर, और जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको कुछ भाषण देते हैं, आगे के लिए कुछ समझाते हैं, तो उसे ही दीक्षांत भाषण कहा जाता है। तो इस पाठ का नाम है एक दीक्षांत भाषण। मतलब दीक्षा के अंत में जो भाषण दिया जाता है उसे दीक्षांत भाषण कहते हैं। अब इसमें जो चीज़ें बताई गई है वो थोड़ा सा अलग तरह से बताई गई है, इसलिए सभी का जो अर्थ है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा है। एक विश्वविद्यालय में एक मंत्री का दीक्षांत भाषण मैंने भी सुना। भाषण ज्यों का त्यों यहाँ दे रहा हूँ। लेखक मतलब जो हरिशंकर परसाई जी थे वे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों का अभी मौसम चल रहा है। मतलब अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग समारोह, मतलब दीक्षांत समारोह का ही मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है। मतलब सभी जगह अभी दीक्षांत भाषण ही चल रहे हैं। एक विश्वविद्यालय में एक मंत्री का उन्होंने दीक्षांत भाषण भी सुना है और भाषण ज्यों का त्यों यहाँ दे रहा हूँ। मतलब जो भाषण मैंने सुना है वही इसमें लिख के आपको समझाने वाला हूँ। लेखक मतलब लेखक ऐसा लिखते हैं कि जो भाषण उसने मंत्री के द्वारा सुना था उसी भाषण को हम लोगों को बताने वाले हैं। वे भाषण मतलब जो मंत्री के द्वारा उन्होंने भाषण को सुना था वही भाषण अब लेखक हम लोगों को पढ़कर मतलब लिखकर सुना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। मैं पहले आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसका अर्थ समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रख के पढ़िएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से ये पाठ समझ में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। देखिए, सिर्फ 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली। दुनिया में बहुत पुराने विश्वविद्यालय होंगे पर वहाँ भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन नहीं हो पाया। शासन की तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों को भी कुछ श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जब आप लोग में से हर एक के बाथरूम में एक सिपाही होगा। अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहे तो दोनों के प्रयत्न किए तो वह दिन दूर नहीं जबकि उप कुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा।
आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। शासन इस दिशा में जो करता है वह आप जानते ही हैं। विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा। यह आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूँ। मतलब है जो मंत्री है वो उस जगह पर जहाँ पर उसको भाषण देना होता है, जब वह उस जगह पर जाता है तो वह उस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस की संख्या को देखता है और वो कहता है कि इस चीज़ को देखकर मेरा जो मन है वो आनंदित हो उठा है। मतलब व्यंग्य रूप या आप कठार बताते हुए कहते हैं, वे व्यंग्य के जरिए, मजाक के जरिए, बहस करते हुए समझाते हैं हंसी के जरिए कि यहाँ अभी जिस जगह मैं भाषण देने आया हूँ यहाँ पुलिस अधिक है और विद्यार्थी कम है। इसका कहने का तात्पर्य ये था कि वहाँ के जो विद्यार्थी थे वे बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से आप समझिए बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगते थे, झगड़ा करने लगते थे। और आपको पता है ये जो यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं वे बहुत बड़े एज में भी बड़े होते हैं, इसलिए उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए, उनकी लड़ाई और दंगों को संभालने के लिए वहाँ पुलिस का एक जगह से नियंत्रण लगाया गया था कि अगर यहाँ कुछ हो तो पुलिस जो है वो उन चीज़ों को संभाल लेगी। तो वह कहते हैं कि दुनिया में मैंने बहुत पुराने विश्वविद्यालय देखे हैं और दुनिया में बहुत पुराने विश्वविद्यालय होंगे, पर एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन नहीं हो पाया है। मतलब हर एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन खड़ा हो, ऐसा तो इसी विश्वविद्यालय में हो पाया है। शासन को तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों को भी कुछ श्रेय है क्योंकि आप लोगों के कारण ही तो ऐसा हो पाया है। वे कहते हैं कि मैं ऐसा इमेजिनेशन कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा कल्पना कर पा रहा हूँ कि अगर इसी तरह से आपके गुण और लक्षण रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बाथरूम में भी एक सिपाही होगा, क्योंकि आप बाथरूम में जो हुड़दंग मचाते हैं उस बाथरूम में भी आपके पीछे एक सिपाही होगा आपको नियंत्रित करने के लिए, आपको संभालने के लिए। अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहे और दोनों ने प्रयत्न किया तो एक दिन दूर नहीं जब कुलपति के आसन पर भी पुलिस थानेदार जो है वो विराजमान होगा। और वे कहते हैं कि आप जिस दिशा में प्रगति कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। शासन इस दिशा में जो करता है वह आप जानते ही हैं। विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए जो शासन है वो पूर्ण प्रयत्न करेगा, यह आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूँ। मतलब वे उस भाषण पर पुलिस की अधिक संख्या को देखकर सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के छात्र, मतलब इस विश्वविद्यालय के छात्र इतना अधिक बिगड़ गए हैं कि उनको संभालने के लिए इस विश्वविद्यालय के जो निरीक्षक हैं उनको पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। और पुलिस की संख्या जो है वो छात्रों से अधिक है, क्योंकि छात्र इतना अधिक हुड़दंग मचाते हैं, इतना अधिक दंगा फैलाते हैं कि उनको संभालना जो है वो कम पुलिसों की संख्या से नियंत्रित नहीं हो पाता है। और वे कहते हैं कि इस चीज़ को देखकर मैं ऐसी कल्पना कर पा रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हर एक के बाथरूम में भी पुलिस सिपाही खड़ा होगा आपके दंगों को संभालने के लिए। मतलब वर्तमान में छात्र किस तरह से इस तरह की जो परिनीति को फैलाए हुए, कुरीति को फैलाए हुए, इनको संभालने के लिए पुलिस उनके पीछे लगाया जा रहा है। सिर्फ इसी चीज़ के कटाक्ष व्यंग्य को उन्होंने इसमें बताया है, इस पंक्ति में। धीरे धीरे जैसे ही पाठ आगे बढ़ता चलेगा आप धीरे धीरे सभी अर्थों को समझते हुए चलिएगा। तो इसमें सिर्फ आपने इतना ही समझा उस पैराग्राफ में कि पुलिस अधिक थे, छात्र कम थे। और वो इसलिए था क्योंकि छात्र जो थे वे दंगा फैलाते थे, वे लड़ाई करते थे, और उनको संभालने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए वहाँ पुलिसों की संख्या जो थी वो छात्रों से अधिक थी। प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और हुटिंग करने लगे, इतने उतावले मत होइए। मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में हुटिंग के उपयुक्त कई स्थल रखे हैं, उन्हें आने दीजिए और तब मुक्त मुख से छूट कीजिए। छूट नहीं, हुट कीजिए। सबसे पहले यहाँ आप समझिए हुटिंग किसे कहते हैं। हुटिंग जो होता है, जैसे कि आप समझिए कि एक जो टीचर है वो भाषण दे रहा है, एक मंत्री भाषण दे रहा है, और इधर जो बैठे हुए बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे बहुत तेज आवाज़ निकालने लगते हैं, शोरगुल करने लगते हैं, और वो जो मंत्री है उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसका बहिष्कार करने लगते हैं। तो हुटिंग जब भी आए तो हुटिंग से आपको इतना ही समझना है कि जो छात्र होते हैं वो किसी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का मजाक बनाते हुए, बहिष्कार करते हुए जो शोरगुल करते हैं, जो आवाज़ करते हैं, तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, उसे हुटिंग कहा जाता है। और ये आपने जीवन में किसी न किसी जगह पर जरूर देखा होगा कि आपके स्कूल में, अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी, कॉलेज में पढ़ाई की होगी, तो आपके स्कूल या कॉलेज में ऐसे छात्र जरूर होंगे जो पीछे बैठकर ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालते होंगे और सभी लोगों को डिस्टर्ब करते होंगे, तो उसे हुटिंग कहते हैं। तो वे कहते हैं, मंत्री जी, प्यारे छात्रों, आपने तो अभी से हल्ला गुल्ला और हुटिंग करना शुरू कर दिया, इतने उतावले मत होइए। मैं अपनी सुविधा के लिए, मतलब इस भाषण में हुटिंग का भी मैं आपको जगह दूंगा कि किस समय आपको हुटिंग करना है, उस समय हुटिंग कीजिएगा। अभी इतना उतावला मत होइए, अभी कुछ इसमें शांत रहिए, वो ऐसा कहते हैं। उन्हें आने दीजिए और तब मुक्त मुख से हुट कीजिएगा। मतलब उस समय आप बिल्कुल खुले रूप से हुटिंग कीजिएगा, शोरगुल कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा, उस समय मैं आपको नहीं रोकूंगा। अभी कुछ समय रुक कर मेरी बातों को सुन लीजिए, ऐसा कहते हैं मंत्री। मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। प्रश्न उठता है कि फिर मैं दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया। जवाब साफ है,
मैं अगर इस बार भी न बुलाया जाता तो ग्रांट जो है वो रुकवा देता, तब आप लोगों का पढ़ना जो है वो बंद हो जाता, आपका भविष्य अंधकार में न हो, यही सोचकर मैं दीक्षांत भाषण देने आया हूँ। आप लोग फिर शोरगुल करने लगे, आप शायद हूटिंग के मूड में आ गए हैं। मैं इसको बुरा नहीं मानता, इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है। हमें आजकल हर जगह हूटिंग का सामना करना पड़ता है। अनपढ़ जनता की हूटिंग से तो मैं अब उठा हूँ, आप जैसे शिक्षित नवयुवक मुझे हूट कर रहे हैं। ये जहाँ भी छूट लिखा हुआ है थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, क्योंकि आपको पता है हिंदी का जो टाइपिंग है वो थोड़ा सा एरर हो जाता है इंग्लिश के टाइपिंग के मुकाबले। तो जहाँ भी छूट लिखा हुआ हो वहाँ आप हूट समझिएगा। नवयुवक हूट कर रहे हैं, यह काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी, दूसरे मंत्री, गवर्नर लोगों के द्वारा हूट हो रहे होंगे, मैं एक विश्वविद्यालय में हूट हो रहा हूँ। इससे मेरा जो स्तर है वो बढ़ता है। वे इसमें समझाते हैं इस पंक्ति के जरिए कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई विद्वान या फिर महापुरुष नहीं हूँ। फिर प्रश्न ये उठता है कि इस दीक्षांत भाषण के लिए, मतलब ये जो आपका लास्ट दीक्षा का अंत वाला भाषण है, इस भाषण के लिए मुझे ही क्यों बुलाया गया। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं हाँ महापुरुष भी नहीं और विद्वान भी नहीं हूँ। तो मेरा जो जवाब है वो बिल्कुल साफ है कि अगर मैं इस बार भी आपके दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता तो ग्रांट जो है वो मैं आपका रुकवा देता, और ये जब आपका ग्रांट रुक जाता तो आपके कॉलेज का जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बंद हो जाता, मतलब आपका जो पढ़ना लिखना है वो बंद हो जाता, और आपका जो भविष्य है वो अंधकार में न हो, क्योंकि पढ़ाई बंद होगी, आपको डिग्री नहीं मिलेगी और आपका जो आगे का भविष्य वो अंधकार में हो जाता है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि आपका भविष्य अंधकार में न हो, यही सोचकर ये दीक्षांत भाषण मैं यहाँ देने आया हूँ। आप लोग फिर शोरगुल करने लगे, इस चीज़ को देखकर आप लोग शोरगुल करने लगे। आप शायद हूटिंग के मूड में आ गए, मतलब हल्ला करने चाहते हैं आप लोग, शोरगुल करना चाहते हैं, मेरा बहिष्कार करना चाहते हैं आप हूटिंग के मूड। हूटिंग किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो मैंने आपको समझाया था, जहाँ भी हूटिंग लिखा हो वो आप समझ जाइएगा। आप शायद हूटिंग के मूड में आ गए हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता, इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है। हमें आजकल, वे कहते हैं कि मैं इस हूटिंग को बुरा नहीं मानता, क्योंकि वे मंत्री थे, और वे कहते हैं कि हमें तो आजकल हर जगह हूटिंग का सामना करना पड़ता है, मुझे तो हर जगह हूटिंग किया जाता है। और वे कहते हैं अनपढ़ जनता की हूटिंग से तो मैं अब उठा हूँ, मतलब अनपढ़ जब हूटिंग करता है तो उसको तो समझाने से वो समझ नहीं पाता है, लेकिन आप जैसे शिक्षित नवयुवक मुझे हूट कर रहे हैं, यह मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है, यह मुझे काफ़ी आनंदित लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे शिक्षित नवयुवक मुझे हूट कर रहे हैं, जैसे अनपढ़ हूट करते हैं। वे ऐसी बातों को बोलकर उन लोगों पे कटाक्ष व्यंग्य कर रहे थे, उनका मजाक बनाते हुए उनको इस वर्तमान की स्थिति को बता रहे थे कि किस तरह से वे लोग इतने अधिक बिगड़ गए हैं कि वे शिक्षित होकर भी हूटिंग कर रहे हैं। वे कहते हैं यह मेरे लिए गौरव की बात है, इस वक्त जब मेरे साथी, मतलब वे कहते हैं कि जिस तरह वे मंत्री हैं तो उनके अन्य साथी भी मंत्री होंगे, तो वे कहते हैं इस वक्त जब मेरे साथी, दूसरे मंत्री, गवर्नर लोगों के द्वारा, मतलब अन्य लोगों के द्वारा हूट हो रहे होंगे, और उस समय मैं एक विश्वविद्यालय में हूट हो रहा हूँ, इससे मेरा जो स्तर जो है वो बढ़ता है, मतलब इससे मेरा स्तर जो है वो बढ़ रहा है। शोरगुल, आवाज़ कसी और हूटिंग के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता जानता हूँ। मैंने कोयल से पूछा था, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? उसने कहा, पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हूट करके भगा दिया, इसलिए पेड़ पर बैठकर गाना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूँ कि मोर पहले यहाँ स्टेज पर नृत्य करता था, पर आप लोगों ने कंकड़ मारकर उसे भी जंगल में भगा दिया। मैं जानता हूँ कि मेरी जगह पर अगर बृहस्पति भी भाषण देते तो वे भी हूट कर दिया जाते। आपके कुलपति उन्हें आमंत्रित करके तो देखे, मैं दावे से कहता हूँ कि वे यहाँ आने से इनकार कर देंगे, मतलब वे यहाँ नहीं आएंगे। वे कहते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा हूटिंग कर रहे थे, इतना ज़्यादा शोर आवाज़ कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, कि वे कहते हैं कि शोरगुल और आवाज़ कसी हूटिंग के मामले में मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ कि आपकी जो क्षमता है वो कितनी अधिक है। वे फिर व्यंग्य रूप, मतलब मजाक के जरिए वे भी कहते हैं कि मैंने एक बार कोयल से पूछा था, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? तो उस कोयल ने उनको जवाब दिया, उसने कहा, पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के जो लड़के थे, मतलब उस विश्वविद्यालय के जिसमें वे भाषण दे रहे थे, उस विश्वविद्यालय के लड़कों ने मुझे हूट करके भगा दिया, शोरगुल करके, मेरा मजाक उड़ा के, मेरा बहिष्कार के मुझे वहाँ से भगा दिया, इसलिए पेड़ पर बैठकर अब मुझे गाना पड़ता है।
और वे कहते हैं मैं यह भी जानता हूँ कि मोर पहले यहाँ स्टेज पर नृत्य किया करता था, लेकिन आप लोगों ने उसे कंकड़ मारकर उसे भी जंगल में भगा दिया। वे कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी जगह पर अगर कोई बृहस्पति भी भाषण देते तो वे भी हूट कर दिए जाते। मतलब आप लोग जिस तरह से मेरी हूटिंग कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग बृहस्पति का भाषण में भी उसकी हूटिंग कर देते। आपके उप कुलपति अगर उन्हें आमंत्रित करके तो देखें, वे कहते हैं आपके उप कुलपति उस बृहस्पति जी को बुला के तो देखें, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि वे यहाँ आने से इनकार कर देंगे। यह तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जा रहा हूँ। मेरे साहस का कारण यह है कि मैं बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी जो है वो कायर होता है, अविद्या जो है वो साहस की जननी है। आत्मविश्वास जो है वो कई तरह का होता है, धन का आत्मविश्वास, बल का और ज्ञान का, मगर मूर्खता का जो आत्मविश्वास है वो सर्वोपरि होता है। वे कहते हैं कि वे अपने आप को इस जरिए मूर्ख बताते हैं। वे कहते हैं कि मेरा तो साहस इतना अधिक है कि मैं अभी भी आपके द्वारा हूटिंग किए जाने पर भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अगर यहाँ कोई ज्ञानी व्यक्ति आता तो वो पहले ही यहाँ आने से इनकार कर देता, आप लोगों की इस चीज़ को देखकर, आप लोगों के इस रुतबे को देखकर। लेकिन वे कहते हैं ज्ञानी जो है वो कायर होता है। आपको पता है अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का नॉलेज होगा तो वो पहले ही वहाँ से जाने से मना कर देगा, क्योंकि उसको आगे फ्यूचर में क्या होने वाला वो पहले ही पता रहता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति रहता है उसे कुछ नहीं पता रहता। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो हठी होता है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है बिना आगे भविष्य की परवाह किए। इसीलिए वे कहते हैं कि मूर्खता का जो आत्मविश्वास है वो सर्वोपरि होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है। अब आप मंच पर कंकड़ फेंकने लगे हैं। मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब पश्चिम के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूं तो मेरा मन जो है भर उठता है। तो बच्चे जो होते हैं वे उस मंच पर कंकड़ फेरने लगते हैं, तभी तो वह इस तरह की व्यंग्य बातें कहता है। और बच्चे हूटिंग करते हैं बार बार। हूटिंग जब भी मैं आपको बोलूँ तो हूटिंग का अर्थ आप समझ जाइएगा कि बच्चे जो हैं वो पीछे से बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रहे हैं, वे जो मंत्री हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। वे कहते हैं कि अब मंच पर आप कंकड़ फेंकने लगे हैं। मैं इस कार्यक्रम की तुलना अब पश्चिम के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूँ तो मेरा मन जो है वो भर उठता है। पश्चिम में ऐसे मौके पर, मतलब जैसे मौके पर आप मुझ पर कंकड़ फेंक रहे हैं स्टेज पर, पश्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं। पर हाय, भारत माता के इन लोगों को कंकड़ फेंकना पड़ता है, वे अंडे नहीं खरीद सकते। देश की आर्थिक दुर्दशा का सबसे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे होनहार नौजवान जो है वो वक्त पर फेंकने के लिए अंडे भी नहीं खरीद सकते। मैं आपसे कहता हूँ कि आप निराश मत होइए, हम पर भरोसा रखिए, हम देश का विकास कर रहे हैं, आप जल्दी ही अंडे फेंक सकेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप अपने जीवन काल में आपसे नहीं तो आपसे लड़कों से अपने ऊपर अंडे जरूर फेंकवाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे 100 साल भी मंत्री क्यों न रहना पड़े। मतलब जब उस पर कंकड़ फेंकते हैं तब उनके ऊपर भी कटाक्ष व्यंग्य के रूप में उनका मजाक बनाते हुए उनको वास्तविकता दिखाते हैं हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की। वे कहते हैं कि पश्चिम में ऐसे मौके पर जिस तरह से आप फेंक रहे हैं हम पर कंकड़, पश्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि भारत माता के तो इन लोगों को कंकड़ फेंकना पड़ता है। वे कहते हैं कि यहाँ के व्यक्ति इतने गरीब हैं कि वे अंडे भी नहीं खरीद सकते फेंकने के लिए। वे कहते हैं कि देश की आर्थिक दुर्दशा का सबसे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे जो होनहार नौजवान हैं उनको वक्त पर फेंकने के लिए अंडे भी नहीं खरीद पाते हैं, वे वक्त पर अंडे खरीद नहीं पाते हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप निराश मत होइए। वे कहते हैं कि आप निराश मत होइए, हम पर भरोसा रखिए, हमारी सरकार रहेगी तो हम देश का विकास कर रहे हैं, आप जल्दी ही अंडे फेंक सकेंगे। मतलब हम भारत की अर्थव्यवस्था को इतनी आगे तक पहुंचाएंगे कि आपको भविष्य में अंडे खरीदने के लिए पैसे होंगे, आपको ऐसे चीज़ों में फेंकने के लिए, ऐसे कार्यक्रमों में। वे कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन काल में अगर मैं आपसे नहीं तो आपके जो बच्चे होंगे, आपके जो लड़के होंगे, उन लड़कों से अपने ऊपर एक बार अंडे जरूर फेंकवाऊंगा जिस तरह से आप लोग कंकड़ फेंक रहे हैं। वे कहते हैं कि इसके लिए मुझे चाहे 100 साल भी मंत्री क्यों न रहना पड़े, मैं 100 साल मंत्री बनकर रहूँगा और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाऊँगा। और आप जिस तरह से कंकड़ फेंक रहे हैं उसी तरह से मैं आपके लड़कों के द्वारा अपने ऊपर अंडे को फेंकवाऊँगा। इस तरह से वे उन बच्चों पर कटाक्ष व्यंग्य करते हुए भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। और वे उन बच्चों के बारे में बताते हैं जो इतने अधिक बिगड़ गए हैं कि उनको कुछ भी समझाया जाए तो वो समझ नहीं पाते थे। वे कहते हैं, युवा मित्रों, आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया है, खैर आगे ध्यान रखिए। वे कहते हैं कि आपको इस समय ताली बजाना चाहिए था लेकिन आपने ताली नहीं बजाया, अब आगे ध्यान रखिएगा किस समय आपको ताली बजाना है। मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ अच्छी लड़कियाँ जो होती है वो जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती है। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता था, वह इतनी मुग्ध हुई कि उससे प्रेम करने लगी।
अब दोनों की शादी भी हो गई, घर में मेरा लड़का भौं भौं करता है तो बहू जो है वो म्याऊं करती है। इससे परिवार का जो पूरा वातावरण है वो सुखद रहता है। वे कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ आप में से कुछ ऐसे लड़के हैं जो उस भीड़ में लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं, मतलब तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लड़कियों के पीछे बकरे की बोली बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोग ऐसी बोली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो अच्छी लड़कियाँ होती है वो जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती है, उसे वैसे ही लड़के अच्छे लगते हैं जो जानवर की बोली बोलते हैं। वे कहते हैं कि मेरा भी एक लड़का है जो लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता था, मतलब उसका एक लड़का होगा, लड़की के पीछे आगे पीछे घूमता रहता होगा। तो वह जो लड़की है वो एग्जाम्पल के जरिए, व्यंग्य के जरिए, व्यंग्य का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब वे इस तरह के मजाक के जरिए वास्तविकता को बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो लोग हैं इतने अधिक बिगड़ गए हैं कि इनको कुछ भी समझाया जाए तो ये समझ नहीं पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद करना चाहते हैं। इसीलिए तो लड़के से अधिक, लड़कियों से अधिक यहाँ पर पुलिस को लगाया गया है, पुलिस के नियंत्रण को लगाया गया कि अगर ये कुछ करे तो पुलिस जो है वो उनको नियंत्रित कर ले। इसलिए पुलिस की जो संख्या थी वहाँ उस समय भाषण देते समय मंत्री देखते हैं कि छात्रों की संख्या से अधिक होती है। और वो कहते हैं कि मेरा भी एक लड़का है जो लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोला करता था और वह लड़की इतनी मुग्ध हो गई कि उससे प्रेम करने लगी, उस लड़के से, मेरे लड़के से, और अब दोनों की शादी भी हो गई है। घर में मेरा जो लड़का है वो भौं भौं करता है तो बहू जो है वो म्याऊं म्याऊं करती है। इससे परिवार का जो वातावरण है वो सुखद रहता है। युवकों, देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं, देश का भविष्य आपको ही बनाना है। मतलब वे इस समय उन लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि युवकों, देश से आपको बड़ी आशाएं हैं, देश का जो भविष्य है वो आपको ही बनाना है। आप पूछेंगे कि वर्तमान का क्या होगा, तो वर्तमान की चिंता आप न करें, वर्तमान को तो हम बिगाड़ रहे हैं। वे अब इस चीज़ पे नेता लोगों का कटाक्ष व्यंग्य करते हुए अब नेता की बुराइयों को बताएंगे कि किस तरह से नेता लोग जो हैं वे धांधली करते हैं और अलग अलग तरह के कुकर्म करते हैं। तो वे कहते हैं कि आप वर्तमान की चिंता न करें, वर्तमान को तो हम बिगाड़ ही रहे हैं, हम मंत्री लोग बिगाड़ ही रहे हैं, यह आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज न बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा, तब आप निठल्ले हो जाएंगे। हम देश के पतन को गर्त में गिर जाएगा, मतलब यह जो देश है वो पतन के गर्त में गिर जाएगा। आप युवक हैं, क्रांतिकारी हैं, मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलनों को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। मतलब वे इसमें भी कटाक्ष व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप क्रांतिकारी हैं और मैं आपके क्रांतिकारी जो आंदोलन है उन क्रांतिकारी आंदोलन को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। जब आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तब मुझे बड़ी खुशी होती है। जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे हम जो है वो सुरक्षित रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते रहें। जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे उस दिन हम उखड़ जाएंगे। इसलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने। सच्चा क्रांतिकारी जो है वो कंडक्टर, गेट कीपर, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करता है। मतलब वो कहता है कि आप लोग ऐसे क्रांतिकारी हैं कि आप लोग बस कंडक्टर, मतलब बस में जब सफ़र करते हैं तो बस कंडक्टर से सिर्फ कुछ रुपये छूट लेने के लिए उससे बहस करते हैं, उससे संघर्ष करते हैं। आप सिनेमा में टिकट लेकर गेट कीपर से, मतलब जो गेट कीपर होता है उससे लड़ाई करते हैं, उससे दंगा फसाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा में आगे सीट लूटने के लिए। आप इस तरह का जो क्रांतिकारी कर रहे हैं वे कहते हैं कि मुझे ये सभी देखकर बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि आपको देश का कुछ नहीं दिख रहा है, आपको इधर उधर की चीज़ें दिख रही हैं जिससे आप देश को और बिगाड़ रहे हैं। और वे कहते हैं कि अगर आप इस तरह के क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और वे कहते हैं कि मैं आपसे अपील करता हूं, मतलब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप इसी तरह के आंदोलन करते रहिए। आप जिस दिन बुनियादी परिवर्तन के लिए, मतलब समाज में परिवर्तन के लिए आंदोलन कर देंगे हम लोगों के खिलाफ तो हम लोग तो उसी दिन उखड़ जाएंगे। वे कहते हैं कि इसलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने। और जो सच्चा क्रांतिकारी होता है वो कंडक्टर से सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों की छूट के लिए बहस करता है, संघर्ष करता है। गेट कीपर वगैरह से, सिनेमा में जो गेट कीपर होता है उससे लड़ाई करता है सिर्फ सिनेमा में आगे सीट लेने के लिए। और जो चपरासी होता है उन चपरासियों वगैरह से संघर्ष करता रहता है। वे होते हैं आप जैसे लोग जो समाज में तो जो हो रही है बुराई उनके प्रति तो कोई आंदोलन करेगा नहीं और इधर उधर दंगा फसाद करता फिरेगा। ये है, उन्होंने उन बच्चों के बारे में बताया कि किस तरह से वे इस तरह के आंदोलन को करते हैं। अब मैं आपको संदेश देता हूँ, हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए और उसके हर कर्तव्य को करना चाहिए। मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन का जो सत्य है वो मंत्री बनना है और इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इस सत्य के लिए मैंने ईमान, धर्म सबका परित्याग किया। सत्य के लिए बड़े से बड़े त्याग करना पड़ता है, मैंने किया। और आप जानते हैं कि सत्य मुझसे कभी छूटा नहीं। किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो मैं जरूर मंत्री रहा, जिसका मंत्रिमंडल बना मैं उसी का हो गया। सत्य को इसी तरह दांतों से पकड़ा जाता है। मतलब ये कहते हैं कि आपको मैं सिर्फ इतना ही संदेश दूंगा। वे इस तरह से नेता लोगों की बुराइयों के बारे में बताते हैं कि मैंने इस तरह से जीवन के सत्य को पकड़ लिया और उसके कर्तव्य पर चलने लगा
उन्होंने कहा कि मैंने समझ लिया था कि जीवन का सत्य मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे हर बार मंत्री बनना है। और वे कहते हैं मैंने इस सत्य को कभी नहीं छोड़ा, इसके लिए मैंने अपना ईमान बेच दिया, मैंने अपना धर्म सबका परित्याग कर दिया। और वे कहते हैं कि सत्य के लिए बड़ा सा बड़ा त्याग जो होता है वो करना पड़ता है, और वो उन्होंने किया। वे फिर उनको कहते हैं कि सत्य मुझसे कभी नहीं छूटा, किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो। मतलब आपको पता है हर बार कभी ये पार्टी जीतती है तो कभी वो पार्टी जीतती है। जैसे आपको पता है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, राजदल, ऐसे बहुत सारी पार्टियां होती है, जैसे जेडीयू पार्टी है। तो ये जो पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी हर बार चुनाव में जीती है। तो वे कहते हैं कि कोई भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो, मतलब कोई भी पार्टी जीते, मैं हर बार मंत्री बना, मतलब हर बार मैं उसका सदस्य रहकर उसमें मंत्री बना। और ऐसा इसीलिए हो पाया कि जिसका मंत्रिमंडल बना मैं उसी का हो गया, मतलब जिस तरफ वो चुनाव लोग जीतते थे वो उसी तरफ पलट जाता था, और अपना जो धर्म है, अपना जो विश्वास है, अपना जो ईमान था, वो सब कुछ का परित्याग कर देता था सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने के लिए। और वे कहते हैं सत्य को इसी तरह से पकड़ा जाता है। आप मेरे आदर्श पर चलें, विश्वविद्यालय के जीवन में आप यदि तय कर लें कि आपका जो डिग्री है वो सत्य लेना है, तो इसके लिए आप पेपर आउट करवाएं, नकल करें, और नकल से लेकर अध्यापक से मारपीट तक करें, सत्य से बड़ा कुछ नहीं। मतलब वे उन लोगों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से नेता जो होते हैं, वे नेता सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने के लिए अपना जो सीट है, अपना जो मंत्रिमंडल पद है वो उसको बदल लेते हैं, अपना ईमान जो है उसको, अपने ईमान का परित्याग कर देते हैं, अपने धर्म को बदल लेते हैं, वे लोगों से कही बातों को बदल लेते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं। और वे कहते हैं कि इसी तरह से आप लोगों को भी करना चाहिए। आप लोग विश्वविद्यालय में जो डिग्री लेते हैं, उस विद्यालय की डिग्री लेने के लिए आप पेपर आउट करवा दीजिए, आप नकल कीजिए, और अध्यापक से मारपीट भी कीजिए, सत्य से बड़ा कुछ नहीं। मतलब इस तरह के कटाक्ष को बताते हुए, व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि किस तरह से आप लोग पेपर आउट करवाते हैं, नकल करवाते हैं, और अध्यापकों से भी मारपीट करते हैं। तभी तो यहाँ आपकी संख्या से अधिक पुलिस की संख्या है जो आपको नियंत्रित कर सके। मेरा दूसरा संदेश यह है कि आप लोग राजनीति में भाग न लें। अगर आप राजनीति में भाग लेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चरित्रवान बने। अगर आप चरित्रवान न बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा, और हमारी अब चरित्रवान बनने की उम्र नहीं है। आप त्यागी बने, आप ईमानदार बने। आपके ईमानदार बन जाने से हम ईमानदार बनने से बच जाएंगे। मतलब ये कहते हैं कि आप लोग इन राजनीति में भाग नहीं लीजिए, आप लोग इन राजनीति से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप लोग राजनीति में आ गए तो हम लोगों को राजनीति छोड़ना पड़ेगा। आप लोग चरित्रवान बनिए, क्योंकि अगर आप चरित्रवान नहीं बनिएगा तो हम लोगों की चरित्रवान बनने की तो उम्र ही निकल गई है, वरना हमें इस ढलती उम्र में ईमानदार बनना पड़ेगा। इसमें कितना कलेश होता है, इससे आप कच्ची उम्र के लड़के नहीं समझ सकते। मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपूत बने। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें सपूत बनना पड़ेगा, और हमारे सच्चे सपूत बनने की उम्र ही नहीं रही। तरुण मित्रों, देश को आपका ही भरोसा है। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हमें पर भरोसा करना होगा, और ये जो होगा वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तरुण मित्रों, आपको यह विदित है, मतलब आप तो ये जानते ही हैं कि समारोह में मुझे आपके साथ कानून की डॉक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किए सम्मान मिल रही है। मतलब ये कहते हैं कि इस समारोह में आप जानते होंगे कि कानून की जो डॉक्टरेट वाली डिग्री होती है वो मुझे बिना किसी इम्तिहान, मतलब बिना किसी एग्ज़ाम को पास किए बिल्कुल इस सम्मानपूर्वक मिल रही है। यह बड़ी स्वस्थ परंपरा है। जो परीक्षा पास न करे उसे सम्मानपूर्वक डिग्री मिल जाए। आज मैं आपकी तरह अगर छात्र हो गया हूँ, मेरे मन में छात्र जीवन की समृद्ध सुखद स्मृतियाँ जो है वो जाग उठी हैं। किसी कवि ने कहा है, आहा छात्र जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। डॉक्टर बनने की इच्छा जो है वो मेरी बचपन से ही थी, पर अकल ने, मतलब मेरे दिमाग ने साथ नहीं दिया। यह इच्छा आज पूरी हो गई है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या, कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। मतलब ये कहते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समारोह में मुझे आज कानून डॉक्टरेट के ससम्मान, मतलब कानून डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है, वो भी सम्मानपूर्वक, और वो भी बिना किसी इम्तिहान को पास किए बिना, मतलब बिना किसी एग्ज़ाम को पास किए बिना। और वे कहते हैं कि अगर मैं इस समय मंत्री न होता तो मुझे कानूनी डॉक्टरी क्या, मुझे तो कंपाउंडर भी कोई न बनाता। और वे कहते हैं कि बचपन से ही मेरी यही आशा थी कि मैं कानूनी डॉक्टरेट की डिग्री लूँ, लेकिन मेरा जो अकल था वो मेरा अकल ने मुझे साथ नहीं दिया। लेकिन ये जो मंत्री का मैंने पद हासिल किया, इस पद से मुझे सम्मानपूर्वक ये डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है। और वे कहते हैं अगर मैं इस मंत्री के पद पर न होता तो लोग मुझे कानूनी डॉक्टरेट की डिग्री क्या देते, मुझे तो कोई कंपाउंडर भी नहीं बनाता। वो इस तरह का व्यंग्य करते हुए समझाते हैं कि किसी जो पद होता है, मतलब किसी भी चीज़ की जो कुर्सी होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो पद जो पोस्ट होता है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह से उस पोस्ट की बारे में विशेषताएं बताती है कि उस पोस्ट पर रह गए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
उसके बाद इस कहानी को, इस निबंध को वे समाप्त करते हैं ओम शांति शांति शांति। मतलब इस तरह के वातावरण के जरिए उन्होंने ये लाइनें इसलिए लिखी हैं ओम शांति शांति शांति, कि इसके जरिए वे कहना चाहते थे कि अब उनका जो भाषण है वो समाप्त हो गया और यहाँ पे आपका जो पाठ है वो समाप्त होता है। तो एक दीक्षांत भाषण को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ आपको समझना यही था कि किस तरह से वर्तमान के जो बच्चे हैं वे बिल्कुल बिगड़े जा रहे हैं। और लेखक ने जो भाषण दिया था, उस भाषण को जब वे देने गए थे तो वहाँ उन्होंने जो देखा था, वहाँ जो बच्चों की संख्या थी वो पुलिस की संख्या से कम थी। मतलब वहाँ बच्चों से ज़्यादा तो पुलिस की संख्या थी। और पुलिस की संख्या इसलिए थी क्योंकि बच्चे जो थे वे बहुत ज़्यादा हूटिंग करते थे, शोरगुल करते थे, दंगा फसाद करते थे, आपस में लड़ाई करते थे, इधर उधर आंदोलन किया फिरते थे। तो उन सभी को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तो ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए वहाँ पुलिसों की संख्या अधिक थी। और वे कल्पना करते हुए कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि बाथरूम में भी आपके साथ पुलिस खड़ा होगा, कि कहीं आप बाथरूम में एक दूसरे से लड़ाई न कर ले। वे उनके बारे में बताते हुए अन्य बातें भी बताते हैं कि किस तरह से आप बस कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ कुछ रुपयों की छूट के लिए कंडक्टर के साथ लड़ाई कर लेते हैं, कंडक्टर से के साथ क्रांतिकारी आंदोलन कर लेते हैं। आप सिनेमा में गेट कीपर के साथ लड़ाई करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, तो आप किसी चपरासी वगैरह से लड़ाई और दंगा फसाद करते हैं। उसके साथ साथ वे समाज में हो रही इन कुरीतियों के साथ साथ जो नेता लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपना ईमान और सब कुछ अपना बेच देते हैं, सब कुछ अपना खो बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ उस पद को हासिल किए रहने के लिए। और वो जो अपना पार्टी है वो बिना ही किसी वजह के बदल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने के लिए। तो वे नेता के कुकर्मों के बारे में भी इस पाठ में बताते हैं। और वे इसी तरह से आगे कई बातों को बताते हुए समझाते हैं कि किस तरह से आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पेपर आउट करवा देते हैं, नकल करते हैं और अध्यापकों को मारते पीटते भी हैं। तो इसी तरह से वे सभी बातों को बताते हुए कहते हैं ओम शांति शांति। तो इस तरह से ये पाठ जो आपका बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये जो पाठ है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ भी कम समझ आया इस पाठ में तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, इसका जो लैंग्वेज था वो थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की बिल्कुल अच्छे से आपको ये पाठ समझाने की। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी कम समझ आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो बात आप एक बार में समझ नहीं पाए अगर वो दोबारा देखिएगा तो उसको आप 101% बिल्कुल अच्छे से समझ आइएगा। और वैसे भी मैंने सभी बातों को 2-2 बार बताया जिससे आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके जब आप क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को देखिएगा तब आपको ये जो पार्ट है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा अगर आपने इस पार्ट को लास्ट तक देखा है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगी तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैंने क्लास 11th का हिंदी आपको बताया था कि कंप्लीट मैं आपको करवाऊँगा और इस कोर्स में लगातार आपकी क्लासेज हो रही हैं और क्लास 11th का हिंदी जो है वो जल्दी समाप्त होने वाला है। क्लास 11th का हिंदी जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट को कहिएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लासेस लाइव होती है, इसलिए आप लोग क्लासेस को लाइव अटेंड किया कीजिए। और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के बीच, ये जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th का, इसे आप अपने दोस्तों के बीच, अपने क्लासमेट्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्लास 11th के और अधिक स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सके मेरे इस चैनल से और मैं आपके लिए अन्य सब्जेक्ट्स के क्लासेज भी करवा सकूं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, एक बार इसके PDF आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको बताया इस चैनल पे जो भी क्लासेज होती हैं उन सभी का PDF आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12th सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप सभी से मिलते हैं इसी पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में। आपके लिए कामना करते हैं कि आप जो है वो बिल्कुल ही स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। और अब आप सभी से मिलते हैं एक दीक्षांत भाषण मतलब इसी पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो में।